अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात कहने से पहले एक एक दो तीन चीज़ एक दो बातें मेरे अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। मेरा नाम खलील मारूफ है, पूना का रहने वाला हूँ और उर्दू में हूँ, उर्दू से पढ़ा हूँ और तकाबुली मज़ाहब का तालिब इल्म हूँ। तकाली और मेरा अब तक की मेरी ज़िंदगी में ना मैंने कोई सियासत से ताल्लुक़ रखा हूँ, ना मेरी कोई पार्टी से मैं जॉइन हुआ हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं से मैंने अभी जॉइन किया हूँ, ना सियासी पार्टियों में कभी मैं कोई एक जलसे में भी गया हूँ और ना मैं चाहता हूँ, और ना मैं कोई दीनी जमात से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई भी हो, मैं उनके किसी से भी मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं ताल्लुक़ रखता हूँ अल्लाह रसूल, सहाबाए किराम, उसके नेक बंदे और उसके बाद हम हमारी कौम। इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ना मतलब रखता हूँ अब तक मेरी ज़िंदगी में, और ना मैं इंशाल्लाह आगे रखूँगा भी नहीं। और ये मेरे को मेरे मुझे मुझे सूट भी नहीं करता ये, और ना मैं उसकी तरफ हूँ। तो ये है कि मैं किसी से भी वापस नहीं हूँ, कोई जमात, दीनी जमात या सियासी जमात। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मेरे बारे में बताया कि लोग ये समझते होंगे कि ऐसा क्या है, ये कोई कोई स्पेशल कुछ ऐसा कुछ वैसा। तो मैं क्लियर करना चाहता था। तो मुझे बहुत दिन से एक बात दिमाग में थी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया था। तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। खलील मारूफ आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना अब तक मुझ पर कोई केस जिंदगी में, क्योंकि मैंने से काम नहीं किया। सिर्फ प्यार से बात करता हूँ, अखलाक से बात करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा अखलाक है। मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा अखलाक और इंसानियत। सबसे पहले मैं इंसानियत को रखता हूँ, क्योंकि इंसानियत कोई अलग मज़हब नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इंसानियत का मज़हब होना चाहिए, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का मज़हब। बहुत लोग बोलते हैं, जो भी है। तो इस्लाम इस्लाम से मैं सीखा हूँ, और लोगों में भी इंसानियत है, लेकिन जितनी इंसानियत इस्लाम में है उतनी इंसानियत कहीं नहीं है। इंसानियत सब जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा। और वो कहने वाली बात नहीं है साहब, यहाँ प्रैक्टिकली है ना। मसला यार है कि ये प्रैक्टिकली है। तो ये चीज़ है, तो हम सब यहाँ से सीखा, हर चीज़ों को हमने इस्लाम से सीखा है। अल्लाह का एहसान है, बड़ा उसके रसूल का एहसान है करना। तो मैं सर आज का टॉपिक मैंने चुनाव के मुनाफिक और इस्लाम, मुनाफिक और मोमिन। तो ये दोनों जो चीज़ें, दोनों जो हैं, दिन रात, सुबह शाम, दोनों अपोजिट होते हैं ये चीज़ें। मैं आपको कितना गिना सकता हूँ, हज़ारों चीज़ें उसमें, दिन रात, काले गोरे सफ़ेद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो मोमिन और मुनाफिक ये भी दोनों अपनी जगह पे, ये पहले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, आज भी हैं, और क़यामत तक रहेंगे। ये मुनाफिक लोग क़यामत तक रहेंगे। अच्छा, ये मोमिन तो बन जाता है अपने बलबूते पर। ये आपको मैं फ़र्क बता रहा हूँ, या देखो, ये पता नहीं आप किसने बताया या नहीं बताया इसके बारे में, ये मैं आपको खुल के ज़रा थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये मोमिन तो बनता है अपने बलबूते पर, अपनी अपने अखलाक से, अपने अल्लाह के अहकाम, उसके रसूल के अहकाम से, और फिर उनकी जो दिल से जो करना चाहते हैं, जो दिल से खिदमत करते हैं, वो मोमिन। बहुत सारी उसकी, बहुत उसके बारे में तो आप मैं बोलते जाऊँ तो वो पता नहीं कितने वो लग जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, कितना वक्फा लगेगा, कम पड़ेगा फिर भी, और बिल्कुल कम पड़ जाएगा। तो मोमिन तो वो होता है जो अपने से बनता है। ये मुनाफिक लोग कहाँ से बनते हैं? ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये क्या कोई यूनिवर्सिटी है मुनाफिकों की? मोमिन मोमिन की यूनिवर्सिटी, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मोमिन की तो यूनिवर्सिटी है, मक्का है, मदीना है, हर घर में, हर घर में यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर घर में कुरान है, हर घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। बहुत कुरान तो हर घर में आपको मिलेगा।
कुरान है, सुन्नत है, उसके मायने आप पढ़ सकते, तो मैं ये कह सकता हूँ उस बिना पे कि हर घर में एक यूनिवर्सिटी है। अब वो हम पर है, हम उस पे यूनिवर्सिटी में कितना हासिल कर लेते हैं। हमारे घर में कुरान है, तर्जुमे है, तफसीर है, उससे कितना हम लोग फायदा ले सकते हैं और अपने आप को कितना हम लोग ढाल सकते हैं। तो ये मैं बात पूछ रहा कि ये तो है मुनाफिक की, कहाँ पर है? कुरान घर में मोमिन बन सकता है, बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है, बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, पढ़कर उसको समझकर जिंदगी गुजार सकता है। अड़ोस पड़ोस में, माशरे में वो हर चीज़ को वो हैंडल वो कर सकता है। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, इतने साल से मैं 30-35 साल से मैं कुछ ये पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ थोड़ी बहुत, जो भी है। और जो हमारे बड़े बड़े उलमा है, मैं तो उनके उनके तो जर्रे के बराबर भी नहीं हूँ, उनके पैर की धूल के भी बराबर नहीं हूँ। जो हमारे गुजरे जो भी है, मैं उनके पैर भी की धूल भी नहीं समझता अपने आप को। तो मैं ये मेरा एक पॉइंट था कि ये मुनाफिक कैसे पैदा हो जाते हैं, ये मुनाफिक कैसे पैदा हो जाते हैं, इनकी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मैंने बहुत खोजबीन। अच्छा, इसमें बात ये कि मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूँगा। हिंदुस्तान की बात करूँगा इसलिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में हम लोग सुख दुख, गम खुशी हम लोग देखते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अच्छी चीज़ होती तो खुश हो जाते हैं, बुरी चीज़ें ज़रा गम में हो जाते हैं। कई किसी को बच्चे को मार दिया तो बड़ा गम होता है कि ये बच्चे को क्यों मारा गया। तो मैं आपको एक एक दो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्या होता है। देखो मुसलमान, मैंने आपको इसके पहले वाली जो मेरी कैसेट थी, जो 2 पार्ट थे, तो मैं आपको उसको तीसरा भी समझ लो, नाम मैं इंशाल्लाह वही डालूँगा। तो ये मैं समझूँगा कि एक ही सफ में खड़े महमूद तो वो अयाज। हम रहते हैं हिंदुस्तान में। आज देख लो, आज का माहौल देख लो, एक बच्चे को मारते हैं, हमारे बच्चे को मारते हैं, घसीटते हैं, उसका छोटा बच्चा उसके बाप से गले लेता है। दुनिया रो रही थी इसके बारे में, बड़े बड़े हिंदू लोग रो रहे थे कि ये कितना बर्बरता, ये ऐसी बर्बरता। ये बच्चा कानपुर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कानपुर में जो हुआ घटना उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वो बच्चा भाग रहा है, बाप के पीछे लपट रहा है, बाप को मत मारो। वो तो उसके पीछे तो बहुत आप बोलते चले जाओ तो आपको कम पड़ जाएगा। उसकी वो डीप गहराई, दुख, दर्द, एहसास की बात मैं कर रहा हूँ। ये क्यों होते हैं, ये क्यों होते हैं? इसमें मैंने आपको जो बताया था, एक ही सफ में खड़े महमूद अय्याज, तो बड़ी अच्छे से वो काम हो रहा था, वो काम चल भी रहा था कि किसी को हमको बोलने की जरूरत नहीं। अभी देखो हमारे एक बहुत बड़े थे, एक गौतम साहब थे, वो भी जेल में गए बेचारे। तो वो जेल में वो जो मुसलमान बन जाता था तो उनके अच्छे से अच्छा उनको लीगली एड देते थे, वो उनको लीगली पेपर बना देते थे कि अभी चाहिए, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये पेपर है, चाहिए वो बिल्कुल है। लेकिन नहीं, फिर तुम्हारा फंडिंग, ये गेम है। वो तो सब जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये जो सियासत में आता है, देखो कैसे एक बरसाती मेंढक होते हैं, मैं आपको उसकी पहले कैसी में बता चुका हूँ, तो आप उसको समझ सकते हो चीज़ के बारे में। अच्छा, तो फिर ये क्या है? तो मैं आपको, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग हिसाब से बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा समझने का अलग तरीका है। तो मेरे जो लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं सुनना, तो उनके लिए मैं जरा अलग अंदाज में पेश करता हूँ। देखिए, एक तंजीम है आरएसएस, आप जानते हो। वो बड़ी उनका एक मुसलमान से उनका एक मुसलमान टारगेट है कि मुसलमान से उनकी, मेरे पास बहुत सारी कैसेटें हैं उनके जो नागपुर में पहले ये ट्रेनिंग जाती है कि मुगलों ने हमारे पर ऐसा किया, मुगलों ने ऐसा किया, हम पे इतने जुल्म किए, हमारा ऐसा किया, हमारा वैसा किया। वो उनको बताते, वो सुनते, मेरे पास कैसेट है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन आज हुकूमत उनकी है, आज हुकूमत उनकी है। तो उनको, क्योंकि बाप से बेटा तो आगे जाएगा नहीं, वो एक बात है, ठीक है, वो अलग बात है। तो वो उनकी दुश्मनी है इस्लाम से। मुसलमान और इस्लाम से तो दोनों दुश्मनी तो थी। तो दुश्मनी क्यों? दुश्मनी की वजह तो कुछ हो सकती है। दुश्मनी की वजह ये है कि देखो, उस जमाने में मैंने आपको कैसेट में जब बताया कि सब में खड़े महमूद अयाज, उस जमाने में क्या होता था कि और कि सूफिया कलाम जब आए,
उनसे मुतासिर होकर कोई दलित इस्लाम कबूल करता था, कोई दलित इस्लाम कबूल करता था। फिर वो जब इस्लाम कबूल करता था तो दूसरे दिन जब उठता था तो उसके रंग ही रंग बदल गए। ओह, मैं तो कल तक तो दलित था, कल तो मैं बहुत ही कुछ दबा कुचला था, थूक नहीं सकता था, उनके साथ बैठ नहीं सकता था, उनके साथ खाना नहीं खा सकता था, उनके साथ मेरा कोई मेल, मुझे तो उनको मेरी शादी में घोड़े पे बारात पे भी नहीं जा सकता हूँ मैं, मुझे हुक्म ही नहीं है, मुझे अलाउड ही नहीं है, मार देंगे मुझे, और मारा भी गया कितने लोगों को। तो ऐसी चीजें थी। अब वो दलित अब वो दलित जब वो इस्लाम कबूल करता है उसकी फैमिली के साथ, मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, वो कैसे ये प्रोसेस चलता है, एक कैसे तारीखदां हमारे उसको किस अंदाज में रखते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खोलने के लिए आके कि अच्छा ऐसा होता है क्या। अब वो दलित बन गया, मैं आपको चलो 200 साल पहले की बात बताता हूँ, चलो 100 साल पहले की बात बताता हूँ। तो दलित था, वो मुसलमान वो बन जाता है। अब वो जिस दिन सुबह में उठता है तो मैं मुसलमान को अजान के लिए आवाज उठती है तो वो जाता है, नमाज पढ़ता है। अब वो कल तक जिन ठाकुरों के साथ, जिन जो बड़े बड़े पंडित थे, वो उनके सामने घर तो चेंज नहीं हुआ, घर तो वहीं रहते थे, वो भी थे अड़ोस पड़ोस, वो भी अड़ोस पड़ोस थे, ठीक है। लेकिन जब वो सुबह में उठता है तो उसको तेवर बदल हो गया है। वो बोलता है कि मुसलमान हो चुका हूं मैं। अच्छा, कल थूकने की अलाउड नहीं था, अब तुम हमारे लिए गलीज हो, क्योंकि तुम पेशाब करते हो, ऐसे गलीज हो, पानी लेते नहीं हो, तुम गलादत में जीते हो, ऐसा वैसा, मैं तो एक खुदा को मानने वाला हूँ, मैं ऐसा वैसा। तो उसके तेवर बदल जाते हैं। कल तक वो जबान नहीं खोल सकता था, जहाँ इस्लाम कबूल कर लिया तो उसने वो चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई तो वो बहस हो जाती थी, बहस हो जाती थी, वो फिर वो मारा तोड़ी की नौबत आ जाती थी। अक्सरियत में दलित होते थे। अब वो कितने लोग ने, समझो अगर आप मान लो 20 दलितों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो 20 इकट्ठा हो गए और वहां पे झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया तो फिर वो जाके उनको मारने लगे, वो उनको तोड़ने लगे, क्योंकि जो वो जाति थी वो जरा पटेल थे, बड़े थे, लेकिन ताकत चाहिए ना, ताकत चाहिए। तो ये ताकत इनके पास थी, वो जाके कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता था। अब फिर वो तारिक दान ने लिख दिया कि देखो मुसलमानों ने हम लोग को हमला किया, हमारे पे ऐसा किया, हमारे पे वैसा किया। अब वो नहीं बताते कि ये दलित थे, कल तक हम इन पे जुल्म करते थे, इनका नुक्ता, इनका खाना, इनका पीना, इनका मंदिर, हर चीज़ पे हमारी मनाही थी और आज तक भी वैसे ही है। तो वो हम लोग मना करते थे, और कल ये मुसलमान बनता है तो मुसलमान, अच्छा एक दिन का मुसलमान समझ लो आप उसको, लेकिन लेकिन वो मुसलमान है। भले एक दिन का मुसलमान हो, मैं एक रात का बोल रहा हूँ आपको। रात में इस्लाम कबूल करता है वो, ईशा के बाद समझ लो, और सुबह में फजर की नमाज में ये सब कुछ चीज़ें हो जाती है। एक दिन का मुसलमान, लेकिन मुसलमान ही कहा जाएगा उसको। वो नहीं कहा जाएगा भाई ये दलित था कल मुसलमान, और वो हमसे वो जो हमने उस पर अत्याचार किए थे वो अब हमारे को हम पर अत्याचार कर रहा है। लिखो आप लोग, तारीख ना लिखो कि मुसलमानों ने हमारे क्या घर में आके तोड़ा, हमारी बेइज्जती की, हमारे बच्चियों को ऐसा किया, लिखते रहो बस, तारीख गलत लिखते रहो। तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे होते हैं। फिर वो तंजीम में बनती है, मतलब एक आरएसएस की तंजीम है। अच्छा, उसमें एक तंजीम है जिसका नाम है इनके इंद्रेश कुमार नाम है उनका, इंद्रेश कुमार, आप याद रखें, इंद्रेश कुमार नाम है। तो उन्होंने एक तंजीम बनाई कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो उसमें मुस्लिमान, ये वसीम रजवी है, बहुत सारे नाम है उसमें, तारिक फतेह है। अब उसको चाहिए इंडियन नेशनलिटी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हिंदुस्तान में तुमको रहना है तो मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों के कुरान के खिलाफ, उल्टा पुल्टा जितना तुम बोलोगे तो हमको लगेगा कि हाँ अब तुम दिल से बोल रहे हो। तो तुम हमको, एक डील होती है कि जितना तुम दिल से बोलोगे हमको लगेगा कि हाँ अब तुम परफेक्ट बोलने लगे, और परफेक्ट, तो हम उस दिन तुमको नेशनलिटी देंगे। वो बेचारा 2 साल से आया, तारिक तारिक फतेह का फतवा प्रोग्राम निकालता है उसी न्यूज़ पे, फिर कुछ करता है, फिर कुछ करता है। आप देखो डिबेट में वो मुसलमान को ऐसा, मुसलमान ऐसी, ये ताकि नई छोटी पैंट बड़ा क्या क्या, वो खुश करना है, उनको खुश करना है। तो उसको कहा जाता है मुनाफिक। निकला कहाँ से? आरएसएस की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से निकला है। तो उनका लखनऊ में भी, जब वो आरएसएस का हेडक्वार्टर वो लखनऊ में भी है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव लोग हैं लखनऊ के अंदर, ये इनके जो, तो उनने बहुत अच्छे से उसको उसको मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया। अब इन लोग क्या करते हैं, इसमें एक मुसलमान को लेते हैं, फिर 10-12 हिंदू लोगों को बुरखा, देखो ये मैं कर सकता हूँ, आप मुझे खाली किसी को, मैं डायरेक्टर हूँ भी,
चलो मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे जवानी में बड़ा इंटरेस्ट है उसका। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक मुसलमान औरत को ले लो, फातिमा नाम है, जो भी नाम है, आप उनका नाम बिल्कुल मुसलमान होना है, और उसके बाद में आप बुर्का पहना के 10-12 औरतों को खड़ा कर दो, और हम लोग तलाक के खिलाफ, मुसलमान, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मीडिया को एक सेटिंग होती है। मैं वही चीज़, वही गाड़ी में वही 20 औरतों को रखूंगा और मैं लखनऊ को जाऊंगा, फिर दूसरे दिन वही औरतों को ले जाके कलकत्ता ले जाऊंगा, वही 10-20 औरतों को मैं फिर वहां से निकाल के मैं पूरे दुनिया में वो 2-4 दिन में जितना तक मुझे जहां तक जाने में जाकर वो कहूँगा नहीं नहीं चाहिए, 3 तलाक हमें नहीं चाहिए, मुझे हमें खलास, ये कानून ऐसा वैसा, इस्लाम जुल्म, ये वो बकवा करके मीडिया को सामने फेस करके मैं आपको आ जाऊंगा। फिर वो 10-12 होते हुआ भी इसमें ऐसे, ये 3 तलाक का मसला साहब, ये हुआ भी ऐसे, ये 2-4 औरतें थी, 2-4 औरतें। फिर टीवी, अब टीवी पे देखना वो नाम है कुछ सारे, वो आते थे, नहीं नहीं ये तो इनका इस्लामी कानून ऐसा है, ये जंगल में जीते हैं, पत्थरों में जीते हैं, ऐसा वैसा जो भी वो बोलते हैं, तो उन लोगों को खुश करते हैं। और वो कौन लोग है साहब? मुसलमान लोग हैं, है मुसलमान लेकिन मुनाफिक है। उनको पैसा मिलता है, उनको देखो दुनिया में रहना है, दुनिया की वो बोलते हैं ना, एक चीज होती है कि आपको दीन चाहिए दुनिया, तो आपको लोग फिर बोलेंगे नहीं भाई दुनिया में मैं ऐश करके चले जाऊंगा, आऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। दीन चाहिए कि दीन के लिए करना है, तो वो उसके लिए तो दुनिया की दौलत भी उसके लिए वो ठोकर में मारेगा उसको, दुनिया की दौलत को वो ठोकर में मारेगा कि नहीं चाहिए, ये आप लेके चले जाओ। तो वो लोग मुनाफिक, वो मुनाफिक लोग को उन लोग ने, मीडिया ने, हुकूमत ने बड़े अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया। वसीम रजवी है कुरान के लिए, मैं कुरान ऐसा, मैं फिर वो जो अभी नए नए कुछ आ गए 2-3 अभी लखनऊ में, वो जो आपको कानपुर की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें भी ये हाल था। इनको क्या होता है, ये जो हमारे में भी मुनाफिक है, उनमें भी जयचंद लोग हैं, उन लोग में भी जयचंद लोग हैं, दोनों तरफ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें भी जयचंद है। तो वो क्या होता है, एक को उन लोग पकड़ लेते हैं, पैसा वैसा अच्छा देते हैं कि भाई तुम्हारे कितने कुछ है, 10-12-20 गुंडे तुम्हारे पीछे, हाँ है ना सर, तो तुम ये बोलो, ये पैसे पकड़ो, ये हमारा बैकिंग सपोर्ट, हर चीज़ का सपोर्ट, ये पुलिस का सपोर्ट, ये तुम करो, हम तुम्हारे पीछे बिंदास। यहाँ पे ये इसकी ऐसी की तैसी, किसी की हिम्मत है? ये इन लोग को सपोर्ट मिलता है वहां से, कहाँ से मिलता है? वहां से सपोर्ट, फिर वहां से उन लोग को काम करा जाता है, तो उनका काम हो जाता है। ये एक मामूली से भी इंसान नहीं है, एक मामूली से भी इंसान, तुम्हें बोलना है बस, बोल के तुम हट जाओ, और फिर वो हम लोग सब संभाल लेंगे, एक दिन में छूटता है, वो मीडिया में आप देखते होगे। तो ये सब जो हो रहा है ना सर, ये सब प्लानिंग से हो रहा है, ये प्लानिंग होती है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास एक जमात उलमा हिंद है, वो उनका काम ये है कि वो जाते हैं जेलों में, उनके खिलाफ केस करते हैं, 10 साल 2 साल 3 साल केस करते हैं, जिता के बाहर उनको ला लेते हैं। हम लोगों को भी पता है कि वो बेकसूर है। ये तो सिर्फ ये कैसा होता है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के जमाने में आपको पता है, एक पार्टी, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर का नाम था, वो मैं नाम भूल गया, इंडियन मुजाहिदीन शायद नाम था उसका। वो रोक सके तो रोक लो कुछ था ऐसा, उस पर स्लोगन था उनका। 10 साल या 8-9 साल हो गए साहब उनका, तो कहाँ गायब हो गए? जमीन के नीचे ये बनाए जाते हैं। ये जो, ये मैं खुफिया बात कर रहा हूँ, जैसे कि जैसा मैं जितना मैं समझता हूँ मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ये बनाए जाते हैं, ये नाम बनाए जाते हैं, फिर नाम वो एक चलता है, वो इंक्वायरी होगी, वो जब तक वो उसका नामो निशान मिट जाएगा, इंक्वायरी विंक्वायरी जब तक लोग भूल जाते हैं वो खत्म हो जाती चीज़। ये ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब जो हो रहे हैं ना साहब, ये क्या होता है, तालिबान का वहाँ मामला था, गरम गरम था, मुसलमानों के ऊपर अमेरिका ये बोला, तो हमको कॉपी करने की बड़ी अच्छी आदत है, हम लोग कॉपी ना बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो चलो हम भी इधर ऐसा करेंगे, क्योंकि मामला गरम है, सीख मार दे हथौड़ा। मिसाल तो वही बन गई कि गरम है, सीख मार दे हथौड़ा। अफगानिस्तान तालिबान चला तो इन्होंने भी हमको इंडियन मुजाहिदीन कुछ ऐसे कुछ वैसे बना के हम पर वो, क्योंकि करेंगे हम लोग, नाम तो इनका आएगा, नाम इनका बदनाम होगा। क्यों? इसलिए कि जो दलित लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, अगर वो लोग में चलती है बातें कि हम लोग क्या करें, कि हम लोग ऐसे डिसीजन निकाला गया, आरक्षण जो है वो वही मामला है कि वो बड़े बच्चों, मैं आपको कभी और इसके और डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह, चौथी या 5वीं में करूंगा। ये बहुत अच्छा मौजू है और बहुत ये समझने के लिए बहुत अच्छा मौजू है। आरक्षण के लो, ये आरक्षण, अच्छे से नौकरी करो, खाओ पियो, दुनिया में मर जाओ। तो क्या दुनिया के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए आरक्षण मिल गया, कुछ अच्छी नौकरी मिल गई, खाए पिए, बाल बच्चे हो गया, दुनिया से चले गए?
इसके लिए तो लोग गौर फिक्र करते थे। लोग आज गौर फिक्र क्या कर रहे हैं, आज आज मजहब के करीब लोग जानना चाहते हैं मजहब को। तो इन लोग सोचते हैं कि सबसे बेटर मजहब, अगर कोई खुला दिल का मजहब जो हमको एक्सेप्ट करता है, वो है इस्लाम। तो इस्लाम पर इतने हमले करो, इतना उसको ये करो कि लोग उधर जाने के लिए डरे। कानपुर में करो कि देखो एक मुसलमान को मारा, बताओ कोई मुसलमान आया उसे बचाने के लिए? और बिल्कुल फैक्ट है, लखनऊ में, कानपुर में एक मुसलमान को उसकी घर से निकाल के रास्ते पे जाके जय श्री नारा लगाया गया। कौन गया उसको? कोई गया उसे बचाने के लिए? कोई तंजीम? वो बाद में लड़ेंगे केस, वो ठीक है। आवाज एक उठी कि नहीं, नहीं, नहीं। तो ये देखो, ये जो चीज है ना, आप एक अमेरिकन होता है, एक अमेरिकन कहीं समझो घूम रहा है चौपाटी पे, आप उसको इंजर्ड कर लो पकड़ के, एक ट्रायल, एक मैं बात बता रहा हूँ, उसको आप इंजर्ड कर लो, उसको मारो तोड़ो, या तो आप उसको किडनैप कर लो, मारो भी मत, आप उसको एक एग्जाम्पल किडनैप कर लो। वो एम्बेसी की बात, एम्बेसी तक जाएंगी बात, वो एम्बेसी से वो वहां जाएंगी बात, वो लोग पूरी हुकूमत को हिला देते कि हमारा एक आदमी कहाँ है, हमारा एक आदमी कहाँ है। वो जब तक उसको ढूंढेंगे नहीं, वो यहूदी कौम, ये जो अमेरिकन, ये ब्रिटेन, ये फ्रांस वाले, ये जर्मनी वाले, ये सब लोग ऐसा करते हैं अपने एक इंसान के लिए, अपने एक नागरिक के लिए। वो लोग ऊपर से पूरी हुकूमत ही हिला देते, हुकूमत नहीं पूरी दुनिया हिला देंगे वो लोग। एक हमारा आदमी किधर गया उसको ला के दो, नहीं तो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वहां पर लोगों का डील होगा। आज हम लोग हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानी को मारते हैं, वो लोग तो ये तो मजहब की बात आ रही, मैं तो दो अलग मौसम में चले गया। आप एक अमेरिकन को देख लो, वो बचाते हैं। अगर हम लोग मुसलमान लोग अगर उसको उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये होते रहेंगे और ये कंटिन्यू चलेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इलेक्शन भी आते हैं, ये चीजें चलती हैं, तो हमारे पास एक आवाज नहीं है। हमारे पास एक थे साहब, जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की इतनी सारी जमीनें हैं, इतनी जमीनें हैं, इतनी कीमती कीमती जमीनें वक्फ बोर्ड के पास, कि मुसलमान, और पैसे की भी कमी नहीं है। उसमें आप मेमन जमात लो, बुरा जमात लो, कोई दूसरी जमात लो, वो खोजा ले लो, वो बड़ी बड़ी जमातें हैं दूसरी बड़े, और माशाल्लाह पैसे वाले लोग हैं। वो एक दिन में अपना मीडिया खड़ा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार को लेकर, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को लेकर एक मीडिया हाउस बना सकते हैं कि ये मीडिया है, सही खबरें दिखाओ, देश हित में खबरें दिखाओ और सही खबरें दिखाओ। ये हमारा पॉलिसी रहेगी, सही खबरें दिखाओ और देश हित में खबरें दिखाओ। किसी की चापलूसी नहीं करना, किसी की पेन नहीं करना, जो फैक्ट है वही बताना। वो कहता है एक बड़ा पत्रकार कि ये मुसलमान लोगों ने अपना एक भी मीडिया हाउस नहीं बनाया, ये बना सकते थे, क्योंकि अकलियत में सेकंड नंबर पर है हम लोग। और अफसोस कि वो बता रहे कि तुम्हारे पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, कुछ पैसे वाले मिलके वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, फिर वो बन जाती है, तो आपके पास फिर वो सब लोग आते हैं, दवाले वे दवाले, तो जमाना चल रहा है, तो आपका कारोबार चल जाता है। लेकिन शुरुआत नहीं कर रहे, शुरुआत उसका तो नामो निशान नहीं है, सोचता ही नहीं कोई। और एक एफएम रेडियो तो बना लो मुसलमानों, एक एफएम रेडियो, जुम्मा से जुम्मा का खुतबा लाइव हो जाएगा, कोई दो चार नात पढ़ रहा है, कोई अल्लाह के, कोई नाते पढ़ रहा है, कोई कवालियां गा रहा है, कोई ऐसा तो कुछ ये तक नहीं, एक एफएम रेडियो नहीं, एक एफएम रेडियो तक आप नहीं बना सकते हो। रेडियो जो भी है, आप मुस्लिम रेडियो बोल दो, आप वो एक कुछ भी बोल दो, एक हमारा हमारा एक रेडियो स्टेशन नहीं है। शर्म की बात, शर्म की बात। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें? और मैं देखकर मुझे बड़ी मायूस होती है, बड़ी मैं मायूस हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ कि हमारे पास वसाइल, क्योंकि लोग सोचते नहीं इसके बारे में कि हाँ ये तो चीज़ हो सकती है, ये तो बिल्कुल, ये तो हो सकती है चीज़ें। और इसमें आप एक आवाज़ होती है, वो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि रेडियो, जैसे कि एक एग्जाम्पल, रेडियो मुस्लिम ने कहा है कि वो, अब हम लोग कल, एक आवाज़ पहुंचती है वहां पर, हमारी क्या आवाज़ है, कितनी आवाज़ है बताओ ना। कानपुर ये अगर आपने जो हो रही है चीज़ें, अब बताओ ना मीडिया से इधर से किसकी आवाज़ है।
एक जमात उलमा ने आती कहे हम लोग ठीक है, हम लोग केस लड़ेंगे उसका, ठीक है, तुमने ये क्यों किया नहीं बोलते हैं। मैं बोलता है सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगा ये भाई साहब कि ये मुसलमान अगर दोषी है तो फांसी दो, अगर गुनहगार नहीं है, अगर वो बेकसूर है तो जितने जिसने उसको पकड़ा हुआ है, जिसने उसको जो किया है, उसकी नौकरी तो जाएंगी जाएंगी, उसका कंप्लीट उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। आप पीआई लगाइए कोर्ट में तो लोग कांपेंगे कि नहीं भाई मुसलमान अगर वो ठीक है फैक्ट के साथ पकड़ते हो कुछ गलत काम करता है तो ठीक है, उसके लिए तो गलत चीजें है ही है, उसके लिए कानून खुला है, सजा मिलनी चाहिए उसको। अगर कोई बेकसूर है, वो 10 साल 2 साल 5 साल के बाद वो फिर बेकसूर होकर छूटता है, उसके लिए आप पीआई लगाइए सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको भुगतान करना पड़ेगा। मांग करो करोड़ों रुपए की, कितने करोड़ आपको देने पड़ेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को और जो भी डिपार्टमेंट उसके बारे में जो कर रहा है, उसकी जो इंक्वायरी जो इसने पहले उसको जो इंक्वायरी किया उसको डिपार्टमेंट पे आप उसके ऊपर दावा पेश करो, सुप्रीम कोर्ट से आप जाके निकालो। वो कितने लोग कुछ करें, अरे भाई एक एफआईआर नहीं कर सकते हम लोग। एक एफआईआर, कोई चीजें गलत होती है तो एफआईआर, किसी ने कहा ना राजू का, मैं देखता हूँ एक बार अभी 2-4 महीने पहले राहुल गांधी भिवंडी में आए थे, भिवंडी भिवंडी दिल्ली में रहता, भिवंडी किसी ने वो केस कर दिया कि तुमने ये आरएसएस को कैसे ऐसा बोल दिया, तो यहाँ केस चलता है। वो दिल्ली से फिर वो मुंबई आएगा, मुंबई से 1-1.5 दिन उसका वो उसमें वेस्ट हो जाता है। वो फिर वो इसमें ताम झाम में आना है और वो जज बोलेगा कि भाई अभी अगली तारीख 27 तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तुम्हारा टाइम वेस्ट, तुम्हारा वोट वेस्ट, तुम्हारे वो जो भी होता है उसको वेस्ट करना है। हम लोग तो वो भी नहीं करते कि अगर कोई मुसलमान को तकलीफ हो तो हम लोग डालो केस। अगर कोई ऐसा कोई बकता है, ये जो बक रहे आजकल, इनके इनके खिलाफ एफआईआर आप डालो, हर जगह डालो। मैं मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आज की हमारी कौम को नजदीक से देखने का अगर हमको मौका मिला, हम लोग तो नहीं, हम लोग ने अपनी कौम को, मैंने, वो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी कौम को अगर करीब से देखा हूं तो ये एनआरसी में। मैंने अपनी कौम को अगर बहुत करीब से देखा हूं और पढ़ा अपनी कौम को, मैंने अपनी कौम को पढ़ा तो एनआरसी के जो प्रोटेस्ट था हमारे शाहीन बाग वाला, उसमें पढ़ा हूं। और मुझे फख्र होता है कि हमारे मुसलमानों ने कितना, उनका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान है। देखो पढ़ाई लिखाई तो करना, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की दो जज थे, उनके सामने जो हमारी दो बेटियां जो बातें कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाह मेरी बेटियों, वाह वाह, बहुत बहुत तुमको सलाम है मेरी बेटियों कि तुमको सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने तुमने उनकी आंखों में आंसू डाल दिए। तुम लोग इतने बेहतरीन, मैं तो कहता हूं कि कितने होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया, आप देख लो कितने होंगे टैलेंटेड, लेकिन सब बिखरे हुए हैं साहब, सब बिखरे हुए हैं। अब उनको कौन जमा करेगा, उनको जमा करके टैलेंट को निकालो, उनके फन को बाहर निकालो, उनमें जो जो सलाहियत है उनको बाहर निकालो। ये चीजों की बहुत जरूरत है और ये चीजें हो नहीं रही है, ये चीजें नहीं हो रही है। तो मैं सलाम करता हूँ। मैंने देखा कि मुझे अंदाजा था कि हमारी कौम क्या करे, लेकिन जब शाहीन बाग का जो मैंने देखा मंजर, और उसमें मैं हिल चुका हूँ, मैं बहुत खुश था उसमें कि हमारी कौम बाहर आई है और वो क्या क्या बोल रही है उनके। मैंने जब दिमाग पर मुझे लगा कि नहीं, हमारे औरतें, उन लोग कहते हैं ना कि हमारी मुसलमान के बच्चे अंदर घर में बैठ के वो चूल्हा हंडी वंडी 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 करती है, लेकिन हमारी कौम ने साबित किया कि हम लोग कितने टैलेंटेड है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा दिमाग और मुसलमान की, ये अगर दोनों साथ में हो तो बहुत हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तंजीमें रोकती है, ये आरएसएस वगैरह ये लोग हमें रोकते हैं कि तुम तो तरक्की कर ही नहीं सकते, तुमको पाकिस्तान जाना था, तुम तो पाकिस्तान गए नहीं, अब यहाँ रहोगे तो दलित से बदतर बन के रहोगे, और इससे बदतर तुमको कोई ट्रीटमेंट, तुम सिर्फ नाम की नाम बोलेंगे सबके साथ, सबके विकास के साथ, लेकिन तुम लोग सबसे पीछे रहोगे। हम लोग तुमको कभी भी आगे आने देंगे नहीं। कुछ लोगों को आगे आने देंगे दिखाने के लिए दुनिया में कि देखो हम तो उनको बनाया, हमने तो उनको बनाया, हमने तो
वो मिसाइल मैन को तो हमने आगे बढ़ प्रेसिडेंट बना होता है, 20-25 साल में ऐसे आ जाते हैं, वो दिखाना पड़ता है। लेकिन लेकिन नहीं, बहुत भी ये हम लोग मीडिया है, ये स्केल आइए टैलेंट को उभारे, कॉन्टेस्ट करे। हमारे बच्चों में जो कॉन्टेस्ट है ना, आप जो आप जाते हो ना, ये केबीसी देखो आप, ये बच्चे उधर करते हैं। हमको सीखना है डांस कंपटीशन। हीरो लोग इतना डांस नहीं करते थे, वो डांस कंपटीशन आप देख लो टीवी पे होते हैं, काबिल मुजाहिर, मैं सब देखता हूँ, मैं उसको वॉच करता हूँ कि हमारे में भी कंपटीशन लगाओ। फिर कौन तकरीर अच्छी करता है, सिर्फ मना, कौन ये कुछ अच्छा करता है, किसमें टैलेंट है, आप निकालो ना, करो कौम के लिए काम। तो ये बहुत सारी चीजें, तो ये मुनाफिकत जो है ना, मुनाफिक लोग, ये हमारे में बहुत बड़ा जहर है हमारी कौम के लिए। और कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो वो उनके साथ लगे हुए हैं, उनको एडवाइस देते कि आप इनके साथ अब ऐसा करो, जैसे कि तारिक फता ये एडवाइस देता उनको कि आप इनके साथ अब ऐसा करो, इनको ऐसा ट्रीट करो, इनको ऐसे डंडे लगाओ, उनको ऐसे करो। वो उनको एडवाइस देते हैं और गवर्नमेंट एडवाइस को थोड़ा टेस्ट करती है। वो ये टेस्ट करते हैं कि हम लोग कानपुर में एक मुसलमान को मारते हैं तो क्या क्या आवाज़ ही निकलती है, कौन आवाज़ कर रहा है, कहाँ से आवाज़ कर रहा है, कितनी आवाज़ है, कितनी जोर में आवाज़ है, कितनी पावरफुल आवाज़ है, कि पावरफुल आदमी है या नहीं है, वो सब टेस्ट करा जाता है। पेंटागन में आप देखो ना, हर पेंटागन आपको पता नहीं क्या है, पेंटागन अमेरिका में इंडिया का वो एक डिपार्टमेंट है, वो हर चीज़ पे नजर रखता है कि इंडिया में जमात है, वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है। हमारे में कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। हम लोग आबादी में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया के बाद मुसलमान लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी कोई आबादी ये आवाज़ दबा रही है। मैं आपको कहता हूँ, ये जो चीज़ें ना, ये शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो इसका रिजल्ट देखो ना, 40-50 साल में इसका रिजल्ट आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। जब कौम की बात आ रही है, ये हम लोग को शुरू करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्केल, ये मीडिया हो गया, ये लीगल हर इलाके में। अभी हमारी कुछ पार्टियां हैं, वो इलेक्शन में आते हैं, करते नहीं है, क्या नहीं है, वो इलेक्शन के बाद कुछ नहीं है, 5 साल तक वैसा आपकी जो एक एक मुकम्मल आपको एक मुकाम बनाना पड़ेगा कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, गली नंबर 12 में वो ऑफिस खुली है, वो मेरा काम करेंगे, मेरा राशन कार्ड बनाएंगे, मेरा हर जो स्कूल का कुछ करेंगे, मुझे कुछ करना है, कुछ ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में, मैं इनके पास जाऊँगा, वो लोग सुनते हैं, मेरा काम करते। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। तो आपको ये देना पड़ेगा हर इलाके में, हर मोहल्ले में। जैसे एक शाखा होती है, आपको एक शाखा खोलनी पड़ेगी। मुसलमान कोई भी, उसमें कोई जमात और तंजीम का नहीं है, भाई मैं बैठा हूँ, मेरे पास आइए मुसलमानों, और आपको क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ का आपको लीगल चाहिए, आप बैठो, या आप लो, आपकी तकलीफ हम दूर कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने का हम लोग मौका देंगे। आप में टैलेंट है, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि ये हम अब कहाँ से, मैं इसको शनाख्त कैसे हो कि भाई कौन इसके, कोई इसके आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ता है, किसके पास कुछ, ये तो आप लोगों के ऊपर है। हमारे पास अल्लाह ने इतने बेहतरीन निज़ाम दिया है, हमारे पास इतनी बेहतरीन ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम है ज़कात का, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम है फितरा का, एक दिन में वो सिस्टम आप अगर वो करोगे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो मैंने आपको बता दिया कैसे, में आपको फिर नहीं चलूँगा, फिर वो बात वो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह दूसरे कल 34-35 मिनट होने हैं, वो लोग बोल हो जाते हैं और मुझे वो कैसी बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर मैं करूँगा, फिर कुछ एडवाइस इंशाल्लाह आएंगे सामने।